गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो कि लास्ट वैकेंसी जो आई हुई थी 2017 में, ठीक है। तो उसका ये ऑथेंटिक आंसर की के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का पेपर है। और इसका बैच, जैसा कि आपने कल नोटिफिकेशन में देखा होगा यूट्यूब चैनल पे हमारे, वहाँ पे सर ने इसका एक पूरी डिटेल्ड बताया हुआ था इसके बारे में, सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे वैकेंसी कब आ रही है और इसका क्या कैसे शेड्यूल है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सर ने शेयर की हुई है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका एक जो पेपर है वो भी आज यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका प्रारूप कैसा है, प्रश्न पत्र कैसा पूछा जाता है, ये देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि पेपर का प्रारूप कैसे है, कैसे किस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, तो हम वहाँ पोह की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर का ये निर्देश था कि आज जो है ये, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि इसमें 200 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, क्योंकि इसमें जीएस नहीं इंक्लूड था, उस समय इंटरव्यू नहीं था। तो बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चन थे। और 200 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिवाइड करे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट होगा वो वाला पार्ट कल अपलोड होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन को आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और अभी तो फिलहाल इसमें जो आयोग ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है इससे रिलेटेड, उसमें तो अब जीएस भी इंक्लूड कर दिया है उन्होंने, और इंटरव्यू भी कर दिया है। पिछली बार ये जब एग्जाम हुआ था 2017 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें ये दोनों चीजें नहीं थी फ्रेंड्स। तो आउटर वाले भी अभ्यर्थी बहुत आसानी से सेलेक्ट हो गए थे, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब जीएस, और जीएस में एमपी स्पेशल वगैरह भी पूछा जाएगा, तो इसलिए ये जो पेपर है आपका ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और आए दिन पेपर का जो सिलेबस वगैरह है, पेपर का जो पैटर्न है वो टफ होता ही जाता है। जैसे कि आपने यूपी हायर का भी पेपर देखा होगा, 47 वाला, 46 वाला, तो वो पेपर थोड़े से आसान थे। लेकिन 50 वाला पेपर उठा के देख लीजिए तो डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब ये तो आसान पेपर है, अभी आप लोग देखिएगा आसानी से इसको मैं जब सॉल्व कराऊंगी तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह और बहुत ही इजी। लेकिन पीजीटी में भी तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे भी जब यूपी पीजीटी का जब आप पेपर उठाइए तो कोई भी अभ्यर्थी 1 से 100 तक पेपर को आसानी से कर लेता है। लेकिन वही है कि 101 से 125, यानी एक, और जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 115 मेरिट ही गई है, ठीक है। तो आसान पेपर में यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि पेपर जब आसान होता है तो मेरिट बहुत हाई जाती है, यानी 115 मेरिट ही जाती है वहां पे। उसके बाद में सिलेक्शन तो मान के चलिए कि 118, 19, 20 चला गया तो सारा खेल वहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही ये नहीं सोचना है कि आसान पेपर है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज आपका अच्छे से होना चाहिए पेपर। और जीएस वगैरह है इसमें, जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू वगैरह तो मान के चलिए कि जो आप अच्छे से इसका क्लास करेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, तो आपका धीरे धीरे वो चीज़ तैयार होता रहता है, तभी आप उसको अच्छे से आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई पार्ट जैसे मान लीजिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है परिवार या विवाह, तो उन्होंने कोई भी टॉपिक पूछ लिया कि आप विवाह के 8 प्रकार बताइए। तो ऐसे तो जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विवाह के कितने प्रकार हैं, 8, 5, 3, तो ऐसे आपने तुरंत वहां पे 8 आंसर लगा दिया, आसान तो क्वेश्चन यही बना ना। लेकिन जब आपको विवाह पे इंटरव्यू में आपको लेक्चर देना होगा वहां आयोग में, तब जब तक आप विवाह अच्छे से पढ़े नहीं है, उसका नोट्स अच्छे से बनाए नहीं है, तब तक आप उसको वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नोट्स अच्छे से पूरे सिलेबस पे बनना चाहिए आपका, उस पर पूरी एक क्लासेज होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सर क्लास शुरू कर रहे हैं, तो अभी तो डेमो क्लासेज चल रही हैं। लेकिन उसके पहले क्या है कि ये जिम्मेदारी सर ने मुझे दी हुई है कि वहाँ का जो पेपर है वो लास्ट वाला आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाए। तो आइए हमारे साथ में और देखते हैं कि पेपर कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है, ठीक है। तो कौन है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। अभी मैं एक क्विज करवा रही थी यूपी पीजीटी से, वहां पे देखिए आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे देखते होंगे, जो भी अभ्यर्थी देख रहे होंगे लगातार, उसमें मैंने स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक सबको बताया हुआ है, ठीक है। और मैंने बकायदा बताया भी था कि आप इसको एक जगह नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन इसमें नहीं है, जॉर्ज सीमेल,
तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक ही हैं वीरकांत, वानविज, ठीक है, तो ये सब मैंने बताया हुआ था। लेकिन हाव हाउस जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी क्योंकि 100 क्वेश्चन आज डिस्कस करने हैं। तो आइए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, यानी हॉब हाउस, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रही हूँ। हॉब हाउस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है, तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो हॉब हाउस नहीं हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 2 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन हाँ, तो फ्रेंड्स जो दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है, ठीक है। तो दुर्खीम ने कौन सी जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसका विभाजन किया है, ये बताना है। तो दुर्खीम ने जो किया था फ्रेंड्स, वो किया था सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाज शास्त्र। तो ये भी अभी हायर एजुकेशन में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 है कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है, ठीक है। तो सामाजिक तथ्यों पर किसने अध्ययन किया है, ये किया है इमैनुएल दुर्खीम महोदय ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है, तो ये किसने कहा है, आगबन एवं निमकाव महोदय ने कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 को देखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी नहीं है, लघु समुदाय में लघुता होती है, समरूपता होती है, आत्मनिर्भरता होती है, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक व्यवसाय है ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है। तो सबसे पहले तो लघु समुदाय की विशेषता पूछा, फिर उन्होंने क्या पूछ लिया कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है। तो किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये अवधारणा किस पुस्तक में दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी पुस्तक है यहाँ पे। तो क्वेश्चन 3 अगर भी बनाना हो छोटा सा, तो द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक में इन्होंने जो है ये लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। तो किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज महोदय ने। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, देखिए संस्था में क्या होता है, अधिक स्थायित्व होता है, सुस्पष्ट एक उद्देश्य होता है, एक प्रतीक होता है, एक कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। लेकिन व्यक्तियों का समूह नहीं होता, ठीक है। क्योंकि संस्था क्या होती है, संस्था जो होती है ये अमूर्त होती है, ठीक है। क्या होती है, अमूर्त होती है, मूर्त नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अमूर्त कैसे होती है, क्योंकि जो नियम कार्य प्रणाली होते हैं ये तो अमूर्त होते हैं, दिखते थोड़ी ना है, ठीक है। तो व्यक्तियों का समूह ये नहीं होता है, संस्था की विशेषता नहीं है तो व्यक्तियों का समूह नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। तो किंग्सले डेविस के अनुसार बताना है कि प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं हैं उनमें में से कौन सी आवश्यक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग। तो उनके अनुसार देखिए, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध और निश्चित क्षेत्र। तो किंग्सले डेविस ने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था फ्रेंड्स शारीरिक समीपता। क्या बताया था, शारीरिक समीपता, यानी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। और उन्होंने बताया था समूह का लघु आकार, ठीक है, तो 2 बताया था। और उसके बाद में ये बताया था जो है उन्होंने 3 बताया था, ठीक है। तो 1 2 3 यानी वैयक्तिक संबंध, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें
किसने कहा है कि संस्कृति जो होती है ये पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो कौन कहा कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो ये भी पीएचडी में पूछा गया क्वेश्चन है। हर्ष कोविट्स महोदय ने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखिए, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त होते हैं। समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त होते हैं। तो क्या इसमें सत्य होगा? इसमें होगा कि समुदाय क्या है? मूर्त होता है, लेकिन समाज क्या है फ्रेंड्स? समाज अमूर्त होता है। ठीक है, क्योंकि समुदाय जो होता है इसमें लोगों में पारस्परिक जो होती है भावना पाई जाती है। ठीक है, लेकिन समाज काफी बृहद लेवल पे होता है। ठीक है, तो समाज क्या है? वो अमूर्त है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कल्चर कहते हैं। ठीक है, जो कल्चर होता है वो सीखा जाता है। ठीक है, यानी संस्कृत। तो जो संस्कृति है वो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार का एक स्वरूपण है। ठीक है, ये भी हर्स्कोविट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा। क्वेश्चन 13 है कि प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित जो परिस्थिति की सर्वप्रथम जो है किसने बात की थी? तो ये किया था राल्फ लिंटन महोदय ने। ठीक है, राल्फ लिंटन महोदय ने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को दो भागों में बांटा था। ठीक है, राल्फ लिंटन, तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, तो राल्फ लिंटन की पुस्तक है, आप याद रखिएगा इस पुस्तक को। और इसी पुस्तक में उन्होंने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की अवधारणा दी थी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 है कि किसने सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण है वो उदग्र तथा क्षैतिज में किया है? ठीक है, तो किसने किया है फ्रेंड्स सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण है उदग्र तथा क्षैतिज में? तो ये किया है डब्ल्यू.जी. समनर महोदय ने। ठीक है, किसने किया है? नहीं, ये हो जाएगा आपका मिलर महोदय। ठीक है, ये नहीं होगा डब्ल्यू.जी. समनर। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन, देखिए प्रश्न को हल करने से बेनिफिट्स क्या होता है। देखिए अभी यही सामने आ गया ना, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ हुई? डब्ल्यू.जी. समनर क्यों आया दिमाग में? क्योंकि डब्ल्यू.जी. समनर ने ऐसी बात की हुई है तभी तो आया। क्यों रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि देखिए समनर में और मिलर में हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, और यही कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में भी होता है। पेपर जो सॉल्व करने का जो मोटो होता है वो यही होता है डिस्कस करने से, यानी सॉल्व करने से, कि उदग्र तथा क्षैतिज में हम कंफ्यूज क्यों हुए, क्यों हमने समनर बताया? क्योंकि समनर ने उदग्र तथा क्षैतिज गतिशीलता की बात की हुई है, सोशल मोबिलिटी की बात उन्होंने की हुई है सेम। लेकिन जब उदग्र तथा क्षैतिज समूह की बात होगी तब ये आपके मिलर महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिलर महोदय। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उदग्र तथा क्षैतिज जब गतिशीलता की बात होगी तब डब्ल्यू.जी. समनर होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है फ्रेंड्स की निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? ठीक है, तो कौन सा एक गलत है वो बताना है। ठीक है, नहीं 3 सही है, एक रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, तो वही बताना है इसमें। देखिए क्षेत्रीय समूह बेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह डब्ल्यू.जी. समनर, संदर्भ समूह मर्टन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे जो है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्षेत्रीय समूह की बात जो है ये बेबर ने नहीं की है। ठीक है, और प्राथमिक समूह कूले का है, अंतर समूह बाह्य समूह की बात डब्ल्यू.जी. समनर ने की है। संदर्भ समूह मर्टन ने दिया हुआ है, सबसे पहले तो एच.एच. हाइमैन ने किया हुआ था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने ये मर्टन महोदय ने यूज किया था। ठीक है, संदर्भ समूह को। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, क्षेत्रीय समूह से बेबर नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी नीचे के जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतर जातीय विवाह, ठीक है, अंतर जातीय यानी इंटरकास्ट मैरिज की मान्यता प्रदान करता है? तो कौन करता है इंटरकास्ट मैरिज को? ये करता है फ्रेंड्स विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत। ठीक है, तो विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे इसमें कि किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? बहुत अच्छी परिभाषा दी हुई है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था, देखिए मजूमदार तथा मदान, मेलिनोव्स्की, बोगार्डस, वेस्टरमार्क। तो ये कहा था मेलिनोव्स्की ने। ठीक है, मेलिनोव्स्की महोदय ने ये कहा हुआ था कि विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। ठीक है,
और इन्होंने परिवार में भी एक अवधारणा बहुत अच्छी दी थी कि परिवार को मनुष्य जो है ये पशु अवस्था से ही अपने साथ लेके आया है, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी परिभाषा पूछी गई है इनकी, तो ये ध्यान रखिएगा। परिवार में और विवाह में तो दोनों डेफिनेशन इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई थी मैलिनोव्स्की ने, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति किसने माना है? तो यौन साम्यवाद, ठीक है, यानी सेक्स कम्युनिज्म, ठीक है, की बात किसने माना है परिवार की उत्पत्ति में? तो ये माना है फ्रेंड्स एल.एच. मॉर्गन, ठीक है, एल.एच. मॉर्गन महोदय ने ये माना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला जो है वो है दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखी है? तो दुर्खीम महोदय ने अपना जो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था वो किस पुस्तक में दिया था? उन्होंने दिया था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार कौन सा है? तो उन्होंने क्या माना था? धर्म का जो आदिम प्रकार था वो टोटमवाद को मानते हैं। कौन? टोटमवाद को उन्होंने माना हुआ था। इन्होंने अरुणा जनजाति का अध्ययन किया हुआ था ना, वहीं पे उन्होंने टोटम की अवधारणा दी थी। तो दुर्खीम के अनुसार धर्म का जो सर्वाधिक आदिम प्रकार है वो है टोटमवाद। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समाज में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो क्या है? सीखने की, ठीक है, लर्निंग। जो सामाजिकरण होता है एक लर्निंग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, यानी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। देखिए अभी भी हम लोग हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी कितनी भी एज हो जाए, बहुत लोग हैं, देखिए क्या होता है कि ये जो इसमें एज लिमिट दी गई है, जो आपका एग्जाम है एमपी वाला, ठीक है, तो एमपी जो एग्जाम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें 40 साल के लोगों को जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी 40 ईयर्स के लोग। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है ना। तो यानी हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है कि हम इसमें कोई एज है, लेकिन यहाँ पे देखिए वैकेंसी में क्या दिया हुआ है, एज लिमिट दी गई है, यानी 40 ईयर तक ही लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके वहाँ के जो एमपी के जो लोग होंगे उनको थोड़ा सा छूट दिया गया, लेकिन अदर स्टेट वालों को जो है ये 40 तक ही ये रखा गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, यानी जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है मृत्यु तक, ठीक है। तो आप कभी भी अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। बहुत लोग देखिए आते हैं एग्जाम देने, 55-56 साल के हो जाते हैं फिर भी वो एमए करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीखने की समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करके सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति जो है किसी की नौकरी ही लग जाए। पढ़ने से क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ते लिखते रहिए, उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, लर्निंग की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वदर्पण सिद्धांत, ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो स्वदर्पण जो सिद्धांत है ये किसने दिया हुआ है? ठीक है, तो स्वदर्पण सिद्धांत बहुत ही आसान है, ये किसने दिया है? लुकिंग ग्लास सेल्फ, चार्ल्स फुले जी ने। किसने? चार्ल्स फुले महोदय ने दिया हुआ है, ठीक है। आत्मदर्पण का सिद्धांत जिसको कहते हैं कभी कभी, ठीक है। स्वदर्पण यानी आत्मदर्पण, स्वदर्पण, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ध्यान रखिएगा, ये चार्ल्स फुले जी की एक अवधारणा है, सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशित सामाजीकरण की अवधारणा किसने दी? प्रत्याशित सामाजीकरण, तो ये किसने दिया है फ्रेंड्स? ये दिया है आर के मर्टन जी ने। किसने दिया है? आर के मर्टन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला है इसमें, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया? तो सामाजिक जो स्तरीकरण है उसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? देखिए डेविस, मूर, मार्क्स, पार्सन्स, वार्नर, ठीक है। तो इसमें दो अब बताना है, तो इसमें कौन हो जाएंगे? किंगस्ले डेविस, योंग, मूर तो दिए ही थे सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। और फ्रेंड्स पार्सन्स महोदय ने भी दिया था, ठीक है, पार्सन्स महोदय ने भी दिया था। तो ऑप्शन 1 और 3 ये ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेविस और मूर को याद रखिएगा, और पार्सन्स, मार्क्स और वार्नर नहीं रिलेटेड है, ठीक है, प्रकारात्मक सिद्धांत से, ये संघर्ष वाले सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है,
सामाजिक स्तरीकरण के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो किसने माना था? ये नेस्फील्ड महोदय ने माना था। किसने माना था? नेस्फील्ड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी जो है विशेषता सही नहीं है। तो घुरिये के अकॉर्डिंग कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है। ठीक है, तो जाति परिषद, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध इन्होंने बताया था, अंतर जातीय विवाह, जाति के यानी बाहर जो विवाह है यानी एक्सोगैमी, तो इन्होंने क्या नहीं बताया था। इन्होंने कास्ट फेडरेशन की बात की थी, हायरार्की की बात की थी। ठीक है, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध इन्होंने बताया था। ठीक है, लेकिन जो अंतर जाति यानी एक्सोगैमी की बात इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने एंडोगैमी की बात की थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उदग्र सामाजिक गतिशीलता। देखिए अभी ऊपर यही बात हो रही थी। ठीक है, तो सोरोकिन महोदय हो जाएंगे, जबकि उदग्र एवं क्षैतिज समूह की जब बात होगी तो मिलर महोदय हो जाएंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए दोनों चीजें पूछी गई, तो बड़ा आसान पेपर आया हुआ था। अब तो जो है पेपर टफ होते जा रहे हैं, इसलिए जो है, और अगर आसान आएगा भी तो मेरिट बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तैयारी पूरी अच्छे से करके रखिए आप लोग। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है द गोल्डन बॉउ। ठीक है, इसमें इन्होंने कौन से पक्षों को प्रस्तुत किया? तो इन्होंने क्या किया था? धर्म और जादू का सिद्धांत दिया था फ्रेजर महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रिलीजन एंड मैजिक की बात इन्होंने की हुई थी। इसके लिए फेमस है, माने जाते हैं द गोल्डन बॉउ। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण क्या हुआ है? गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है कई जगह पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? तो ये किसने कहा है? ये कहा है कूले महोदय ने। किसने कहा है? कूले। ये भी परिभाषा कई बार पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, हर बार पीजीटी वगैरह में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया नेट में, हायर में, कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जात कहते हैं। तो ये फूले महोदय की परिभाषा है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो सोशल चेंज की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, तो बिल्कुल होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, तो बिल्कुल है। यही थोड़ी ना सोशल चेंज हो रहा है। ठीक है, हर जगह सोशल चेंज होता है। सामाजिक परिवर्तन की जो गति है असमान तथा तुलनात्मक है, ये भी सही है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है जो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन जो होता है जटिल तथ्य होता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, तो क्या हुआ? बल्कि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? तो कौन सी है जो सोशल प्रोसेस के लिए जो है जिम्मेदार है, यानी कौन सी उसकी विशेषता है सामाजिक प्रगति की? तो इच्छित लक्ष्य होता है प्रगति के लिए, मूल्यों से निर्धारित होती है, केवल मनुष्यों से संबंधित होती है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सभी सही है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? आल, यानी सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न,
कि मिचेल महोदय ने सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट के लिए कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कितने किया है? 6। कितने किया है फ्रेंड्स? 6। तो ऑप्शन ये जो बी होगा 6 के इन्होंने सामाजिक विकास के 6 मापदंड बताए हुए थे मिचेल महोदय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किसने समाज के उद्विकास की जंगली, असभ्य तथा सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, यूपी में भी कई जगह पे आया हुआ है कि उद्विकास की जंगली, असभ्य, सभ्य। ये हायर में भी आया हुआ था। तो ये किसने किया था? ये किया था मार्गन महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? तो कौन सी ऐसी है जो सामाजिक प्रगति जो है, सोशल प्रोसेस के लिए सहायक दशा है? तो ये शिक्षा का उच्च स्तर तो बिल्कुल है भाई। शिक्षा का उच्च स्तर होगा तो जाहिर सी बात है ना, डेवलपमेंट तो होगा ही। ठीक है, देखिए प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति होगी तो बिल्कुल है, सोशल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण भी होगा उसके अंतर्गत, यानी ऑल द अबव, यानी सभी चीजें देखिए पॉजिटिव बातें की गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बीच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सभी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक है? तो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सा जननांकीय कारक है ये बताना है। डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया। देखिए प्रौद्योगिक आविष्कार ये नहीं है इससे रिलेटेड, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि ये भी नहीं है, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता ये भी नहीं, लेकिन जो आप्रवास होता है, माइग्रेशन एंड जो है इमिग्रेशन, ठीक है, तो ये होता है उत्प्रवास। ठीक है, यानी आप्रवास एवं उत्प्रवास ये रिलेटेड है जननांकीय कारक से। ठीक है, डेमोग्राफी से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइनबी महोदय ने किया था। हायर एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अर्नाल्ड टाइनबी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, चुनौती तथा प्रत्युत्तर का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला है फ्रेंड्स इसमें कि निम्नांकित में से लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो पुस्तक यहाँ पे दी गई है और कौन सी पुस्तक सही दी गई है वो हमें बताना है। देखिए योगेंद्र सिंह सोशल चेंज इन इंडिया, तो इन्होंने नहीं बताया है। क्यूबर कल्चरल सोशियोलॉजी, ये क्यूबर की पुस्तक नहीं है। ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? हमें लग रहा है गिलिन महोदय की है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा इसका। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। जबकि जो कल्चरल सोशियोलॉजी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये गिलिन की पुस्तक है। और सोशल चेंज इन इंडिया, इसको आप बताइएगा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सोरोकिन सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, तो ये पुस्तक सोरोकिन महोदय ने लिखी हुई है। ठीक है, तो सोरोकिन महोदय ने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स नामक पुस्तक लिखी हुई थी, बहुत फेमस पुस्तक है सोरोकिन महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो ये तीनों है, ये तीनों गलत दी गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृत को वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो सोरोकिन महोदय ने जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया हुआ था ना सोरोकिन महोदय ने, ठीक है, तो उसमें संस्कृत को वर्गीकृत किया, चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक, अनुकूलात्मक। तो उन्होंने कौन सा दिया था फ्रेंड्स? चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक, यानी 1 2 3। ठीक है, यही बताते नहीं है, पेंडुलम की तरह घूमती रहती है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है फ्रेंड्स कि कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन की योजना का, देखिए सोशल चेंज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यानी कॉम्ट के सामाजिक परिवर्तन का योजना का कौन सा भाग है? तो देखिए जो अभी सोरोकिन का बताया, उन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था सोशल चेंज का, लेकिन कॉम्ट क्या देते हैं? रेखीय सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो कॉम्ट के सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन की योजना का भाग है तो धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्ष और सभ्य। तो उन्होंने क्या बताया था? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष, यानी 1 2 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा हो जाएगा। अगला है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कौन दिया था? तो आसान है, सभी को पता है, अकबर महोदय ने दिया था। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत
इन्होंने दिया था आकबन महोदय ने, ठीक है, सोशल चेंज नामक पुस्तक में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले अगले को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को कि निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया है? ये जो है ये कार्ल मार्क्स महोदय से रिलेटेड है, ठीक है, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म से, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। तो ये किसने कहा है कि जो किसी वस्तु की संरचना होती है उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं, अंतर संबंधों को कहते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है फ्रेंड्स एच.एम. जॉनसन महोदय, ठीक है, तो जॉनसन की परिभाषा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो कौन सी है सामाजिक संरचना की विशेषता? एक भीड़, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक जनजातीय क्षेत्र। तो फ्रेंड जो सामाजिक संरचना की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पुस्तक दी गई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, हायर एजुकेशन 47 वाले एग्जामिनेशन में ये पुस्तक पूछी गई थी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन जी की पुस्तक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने ये पुस्तक लिखी हुई थी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है? ठीक है, तो संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है कौन सा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन कहा जाता है? तो कौन कहे जाते हैं? पार्सन्स महोदय, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है कि सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? तो सबसे पहले प्रकारवादी सामाजिक संरचना का जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है वो किसने दिया था, अभिव्यक्त किया था फ्रेंड्स? वो किया था हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट, ठीक है, मैनिफेस्ट एवं लेटेंट, ठीक है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात किसने की है अपने फंक्शनल थ्योरी में? ठीक है, तो प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की बात किसने किया है? तो ये किया है आर.के. मार्टन जी ने, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है, तो ये किसने कहा है? आर.के. मार्टन जी ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि आकार जो होते हैं वे निश्चित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, ठीक है, जहाँ प्रकार बढ़ाते हैं सामंजस्य को, वहीं जो आकार होता है वो क्या होता है? एक निश्चित परिणाम होता है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करता है, ठीक है, तो प्रकार आकार ये जो है ये बात की थी ना आर.के. मार्टन जी ने, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स इसमें यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता का वर्णन किसने किया? ठीक है, तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की चर्चा किसने की है? तो ये की है इमाइल दुर्खीम महोदय ने। किसने किया है? इमाइल दुर्खीम, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें बुक पूछी गई है यहाँ पे, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये पुस्तक किसकी है फ्रेंड्स? तो ये है मैक्स वेबर की। किसने है? किसने लिखी हुई है पुस्तक? मैक्स वेबर की, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन 52 है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस में कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, तो ये किसने कहा है? लेस्टर वार्ड महोदय ने। किसने कहा है? लेस्टर वार्ड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? तो कौन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित? ठीक है, सिंबॉलिक इंटरनेशनल जो है उससे रिलेटेड कौन है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय ने, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो ये भी नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में भी आया हुआ है, ठीक है, तो रैजन होपर, ठीक है, और मार्क्स डेरेनडार्क, ये तीनों लोग रिलेटेड हैं इससे, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा माउस भी डिस्टर्ब कर रहा है। ऑर्डर किया गया, आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन चूंकि रिवाइज करना है पेपर तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है लेकिन कोई बात नहीं, मैं रोक रोक के इसको थोड़ा सा, इसीलिए ज्यादा समय लग रहा है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो ध्यान देना है कि संघर्ष की विशेषता नहीं है पूछी गई है, ठीक है। तो चेतन प्रक्रिया होती है संघर्ष में, बिल्कुल होती है। एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष सार्वभौमिक है ना, यही थोड़ी ना है कि पता चले इंडिया में ही, हर जगह पे ही है ना संघर्ष जो है। देखिए अभी रसिया वगैरह में क्या हो रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन निरंतर निरंतर नहीं होती है, बंद हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, ठीक है। तो निरंतर नहीं होती है ये फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निरंतर नहीं है। जब व्यक्ति की जो नीड होती है वो जब पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो संघर्ष बंद हो जाता है, ठीक है। यानी संघर्ष भी किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, कोई चीज पाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब उसकी जो चीजें हैं उसको मिल जाती हैं, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, वो संघर्ष के माध्यम से ही पाना चाह रहा है, तो जब पूरा हो गया तो बंद हो गया, ठीक है। तो निरंतर प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड इन एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंडोल्फ कॉलिंस जी की पुस्तक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है इसमें डेरन डार्क अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो डेरन डार्क किससे रिलेटेड है? मार्क्स को फॉलो करते हुए आते हैं, तो संघर्ष को महत्व देंगे ना, कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो पॉजिटिव बात किसने की है संघर्ष थ्योरी में? तो ये की है फ्रेंड्स कोजर महोदय, ठीक है। किसने किया है? कोजर महोदय ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो सबको पता है कार्ल मार्क्स इससे रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान हाँ तो फ्रेंड्स सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी गई कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये किसने कहा है? ये अभी हायर एजुकेशन 47 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोजर महोदय का, ठीक है। तो मोजर कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित या सामान्य जो खोज होती है उसी को जो सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये किसने कहा है? जो है सीए मोजर। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? तो किसने किया है सहभागी अवलोकन का? मैलिनोवस्की ने किया है। ये भी क्वेश्चन हायर एजुकेशन में पूछा गया था। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? साक्षात्कार अनुसूची कहलाती है, यानी इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता जो है प्रश्नों के उत्तर को क्या करता है? स्वयं भरता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें कि निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? तो परिकल्पना का स्रोत कौन सा है? सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी आल द बीच, ठीक है। तो आल अबव हो जाएगा, यानी सभी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर चीजें रहती हैं तो उसमें सभी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें देखिए एक पुस्तक पूछी गई है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन हायर एजुकेशन 47 वाले एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इससे हमें लग रहा है यहाँ से कुछ प्रश्न उठाए गए थे, ठीक है। देखिए आप लोग देखिएगा जाके वो 47 वाला पेपर समाजशास्त्र वाला। तो रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, तो ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो देखिए 17 में वहां पेपर हुआ था आपका, और यहाँ हमें लग रहा है कि वो पेपर जो हुआ था 20 वगैरह में हुआ था, 2020 वगैरह में। तो वहां देखिए पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वो कहीं के भी हों, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम हुआ यूपी का और पेपर 17 वाला ये हुआ था वहां का, एमपी का, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें उठाए गए थे। तो देखिए ये पुस्तक किसने लिखी थी? रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, ये सैल्टिज जहोदा एवं अन्य की पुस्तक है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, चरों का चयन होता है, निदर्शन होता है, यानी आल द बीच, यानी सभी सही हो जाएंगी। तो
ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स इसमें कि सामाजिक शोध में सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है। ठीक है, तो लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है, तो इसमें कौन सा होता है, जो अंक गणितीय माध्य होता है। ठीक है, अरिथमेटिक जो एवरेज होता है वो जो है लोकप्रिय माध्य कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हरात्मक गुणोत्तर ये नहीं है, लेकिन अंक गणितीय जो माध्य है वो क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 68, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो सांख्यिकी शब्द है, ठीक है, स्टैटिक्स वर्ड फर्स्टली बाय यूज, ठीक है, तो किसने यूज किया था सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसने किया था, गॉटफ्राइड आकेनवाल। ठीक है, तो गॉटफ्राइड आकेनवाल महोदय थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये क्या हुआ है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एक जो है पुस्तक पूछी गई है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो किसकी पुस्तक है, गुडे योंग हार्ट की। ठीक है, तो ये भी जो है प्रीवियस ईयर हायर एजुकेशन में पुस्तक पूछी गई है, एनटीए नेट में पूछी गई है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। तो रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे इधर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। तो कौन है, उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक ये क्या होता है, प्रारंभिक चरण ही होता है। ठीक है, तो आपका हाइपोथेसिस यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध प्ररचना नहीं है। तो कौन सी शोध प्ररचना नहीं है, तो परीक्षणात्मक है, वर्णनात्मक है, अन्वेषणात्मक है। ठीक है, तो ये शोध प्ररचना के रिसर्च डिजाइन में आती है। ठीक है, क्या जो एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है। ठीक है, तो ये सब आती है, परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक। ठीक है, ये शोध डिजाइन है, लेकिन परिकल्पना ये हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से किस आंकड़े संग्रह के लिए संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता। तो कौन सा एक आंकड़ा जो संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो अनुसूची को किया जाता है, प्रश्नावली को किया जाता है, अवलोकन को किया जाता है, लेकिन सारणीयन को नहीं किया जाता। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सारणीयन आपका होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो अनुसूची को किया जाता है। भाई जब हम कोई आंकड़ा लेने जाते हैं तो अनुसूची लेते हैं ना, प्रश्नावली यानी जो भर के भेजते हैं प्रश्नों को दूर, जो हम जैसे मान लीजिए नहीं जा पा रहे हैं लखनऊ, तो वहां पे हम अध्ययन करना चाहें तो हम एक अपनी प्रश्नों की सूची भेजते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है अवलोकन, यानी जो हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये तो संग्रह की एक विधि होती है ना, लेकिन सारणीयन नहीं होता। ठीक है, टेबुलेशन नहीं होता। ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, लेकिन काई वर्ग नहीं है। ठीक है, तो काई जो ये है डी, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें फ्रेंड्स, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है। तो शोधकर्ता जो होता है किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय जो आंकड़े होते हैं उसको प्राप्त कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है, जो है ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ होकर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होकर, ये जो है निष्क्रियता पूर्वक पूर्वाग्रह से प्रेरित रहेगा। अगर व्यक्ति पहले से ही कि नहीं हम वहां जाएंगे तो ये घटना वहां हुई है तो हो सकती है, तो ये सब पूर्वाग्रह वगैरह नहीं, व्यक्ति परक होके, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वहां पे, जो दुर्कीम बताते हैं ना अपनी थ्योरी में। तो शोधकर्ता जो एक अध्ययन करने के लिए जो विश्वसनीय आंकड़ा प्राप्त कर सकता है, तो वस्तुनिष्ठ होकर के हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्ल पियर्सन जो है वो संबंधित है फ्रेंड्स सह संबंध गुणांक के लिए। ठीक है, यानी जो इनका माना जाता है, कार्ल पियर्सन की थ्योरी को सह संबंध गुणांक के लिए ये माने जाते हैं। ठीक है, कोरिलेशन के लिए। चलिए अगला है इसमें कि किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा
संभाविकता का विज्ञान है। तो जो सांख्यिकी होती है ये अनुमान तथा संभाविकता का विज्ञान है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो ये किसने कहा है? A.L. बेडिंगटन महोदय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77 है कि प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। तो जो प्रश्नावली होती है, अभी हमने बताया ना कि प्रश्नों को हम भर के भेजते हैं और वहां से, जैसे मान लीजिए कि दूर हम रह रहे हैं और हमें मुंबई का अध्ययन करना है, तो अब मुंबई जाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जब हमने एक सूची भेज दी वहां पे, तो एक ये द्वितीय जो लोग होते हैं वहां पे, वो क्या होता है, उसको भर करके, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही तो भर के भेज पाएंगे, ठीक है। यानी इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को और उसका फिर आंसर वहां से भेजेंगे लिख करके। तो प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो ये शिक्षित लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता जो है नहीं है। तो कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है सोशल फेनोमेन में ना, कि जटिलता, अमूर्तता, गुणात्मकता और सार्वभौमिकता। तो जो सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है वो क्या है? सार्वभौमिकता, यानी यूनिवर्सबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो प्राथमिक तथ्य संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है? अवलोकन। तो हम अवलोकन करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सामने से ही अनुसूची जो होती है वो हम मिल करके भरते हैं, पूछ करके, ठीक है। जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, वो भी देखे होंगे आप लोग, इंटरव्यू वगैरह दिए हैं तो सामने फेस टू फेस होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रश्नावली होती है, ये अभी हमने बताया ना कि प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे जो है भर के रिसर्चर भेजता है, ठीक है, लोगों के पास में। तो ये अप्रत्यक्ष हो जाती है ना, प्रत्यक्ष थोड़ी ना है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है। तो कौन सी सामाजिक खोज की जो विधि है उसको सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? तो उसे वैयक्तिक अध्ययन विधि, यानी केस स्टडी मेथड जो होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? सामाजिक सूक्ष्म दर्शक। यानी देखिए, जो जब हम किसी से व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो छोटी सी छोटी चीजें भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। व्यक्ति का नहीं है, ताकि हम व्यक्ति का शक्ल देख करके जान जाते हैं कि उसकी क्या नीड है, ठीक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है। तो कौन सा सही सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, कि माध्य जो है, माध्य की गणना करने की प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है, तो ये बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन आपका जो होगा वो ए हो जाएगा आपका, यानी माध्य, ठीक है। और माध्य की जो ये आपकी सूची दी गई है, इसका जो सूत्र है वो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है। तो सहसंबंध जो गुणांक होता है किसके मध्य में होता है, ठीक है, ये होता है, ये फ्रेंड्स आपका सी वाला हो जाएगा, -1 और +1, ठीक है। तो सहसंबंध गुणांक होता है इनके मध्य में -1 और +1, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिसर्च से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, 20-25 क्वेश्चन आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं नेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आगे एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 83 कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो साक्षात्कार होता है मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है गुडेयोंग हार्ट महोदय ने। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक प्रक्रिया है। तो ये किसका कथन है? ये गुडेयोंग हार्ट की डेफिनेशन है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि निम्नांकित में से कौन सा अंतः वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस का प्रकार है। तो मत विश्लेषण ये भी होता है, प्रसंग विश्लेषण ये भी होता है, संरचनात्मक विश्लेषण ये भी होता है, और सभी सही हैं। तो इसमें सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 है कि किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां हैं। तो लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त एक अध्ययन की विधियां हैं। तो ये किसने कहा है? एब्राहम महोदय ने, या एब्राहम,
इन्होंने क्या कहा कि लोक विधि जो विज्ञान है लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां है। तो ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो हेराल्ड गारफिंगल महोदय की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी जो है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? तो कौन है? एडमंड हर्सल। ठीक है, तो एडमंड हर्सल लोक विधि विज्ञान यानी एथनोमेथोडोलॉजी से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ प्रकारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर महोदय है, जेफ्रेसी अलेक्जेंडर न्यो फंक्शनलिज्म के रचयिता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? तो उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निटी थ्योरी से कौन रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो देखिए जीन फ्रैक्लियोटार्ड महोदय, जैक्स डेरिडा, माइकल फोकाल्ट, तो तीनों लोग हैं ना, तो सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है ये तात्पर्य है। ठीक है, भारत में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? तो भारत में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका कारण क्या है? प्राकृतिक साधनों में कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, तो सारी चीजें है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? तो कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है ये बताना है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, तो मतदाता असमानता, प्राकृतिक असमता, स्वामित्व असमता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें सारी चीजें हो जाएंगी, यानी सारी चीजें लैंगिक असमता के प्रकार में आती हैं। ठीक है, तो सभी सही हो जाएंगी, यानी मतदाता असमता, प्रासूतिक असमता और स्वामित्व असमता, तो तीनों चीजें हैं, तो यानी ऑल द दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है इसमें कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ है? 1961 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पीजीटी वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा दहेज निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ। और दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और चलिए तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणतीय अनुपात में होती है, जबकि जो उत्पादन है वो गणतीय अनुपात में होता है। तो इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है, नेट वगैरह में, माल्थस महोदय से रिलेटेड है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि लम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? 47 हायर एजुकेशन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी यानी प्रोफेशनल क्रिमिनल। तो इन्होंने प्रोफेशनल क्रिमिनल की बात नहीं की है फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने जन्मजात, पागल और आकस्मिक ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेशेवर की चर्चा इन्होंने नहीं की है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 की समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने किया? तो नियमहीनता, ठीक है, एनोमिक की बात किसने की है? दुर्खीम महोदय ने की थी, और दुर्खीम के साथ में मर्टन भी है, तो मर्टन ने भी चर्चा की हुई है एनोमिक की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी एनटीए नेट में आया हुआ पेपर है। क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खीम के अनुसार नहीं है? तो दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई थी और कहीं कहीं पर 4 भी आता है। तो अहमवादी बताया ही था, परार्थवादी बताया ही था, एनोमिक यानी अस्वाभाविक देख लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो इगोलिस्टिक हो गया आपका जो है अल्ट्रिस्टिक और एनोमिक, तो 3 प्रकार की इन्होंने बताई है, लेकिन जो स्वाभाविक है नॉर्मल सुसाइड ये इन्होंने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल सुसाइड की चर्चा इन्होंने नहीं किया है। अहमवादी, परार्थवादी, अस्वाभाविक और कहीं कहीं पर एक आत्महत्या इन्होंने कही है घातक आत्महत्या। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा वो भी, तो वो ये इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन स्वाभाविक आत्महत्या नॉर्मल सुसाइड की चर्चा कहीं पर दुखी ने नहीं की है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है फ्रेंड्स कि किसने कहा है कि स्वैत पोस्ट जो अपराध होता है, अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है? तो ये टैप्ट
कि टैफ्ट ने कहा है ये भी 47 वाले हायर एजुकेशन के एग्जाम में यूपी में पूछा गया था। तो हमें तो लग रहा है कि 25 से 30 क्वेश्चन हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए थे, एमपी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, लेकिन बट ये है कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, चीजें तो बहुत है मार्केट में, लोग उसको रिवाइज भी करते हैं, लेकिन आते हुए भी क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे गलत दिए रहते हैं और वही एक दो प्रश्न गलत हो जाते हैं और एक ही दो प्रश्न से व्यक्ति बाहर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट पे सबकी पकड़ होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वो कहीं पे भी हो, चाहे अब देख रहे हैं आप एमपी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो समाज शास्त्र तो वही है ना। जीएस वगैरह थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ यूपी स्पेशल है, वहाँ एमपी स्पेशल है। ठीक है, राजस्थान का राजस्थान स्पेशल हो जाएगा। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मेरिट में बहुत मायने रखती हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उस पे सब्जेक्ट पे लगभग सभी को सारी चीजें आती हैं, क्योंकि वो तो एक ही है ना। तो देखिए यहाँ पे जो स्वैत पोष अपराध है, अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये किसने कहा? ये कहा डीआर टैफ्ट महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो 200 है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए 1 आवर्स होने वाला है और काफी बड़ा पेपर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम इसी पे 100 जो प्रश्न है इस पे रोकेंगे और अगला जो 100 होगा वो हम कल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा यानी घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया, यानी 3 प्रकार देखा जाए तो। ठीक है, महिलाओं के प्रति होने वाली जो अपराधों की प्रकृति है, इसमें एक आपराधिक हिंसा है, दूसरी एक घरेलू हिंसा होती है और तीसरी एक क्या होती है? सोशल वायलेंस यानी सामाजिक हिंसा के रूप में। 3 प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये नया है, ये भी नहीं आया हुआ है। तो ये किसने कहा है? राम आहूजा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे आज हम इसको रोकते हैं और हमें आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।